बकरीद आने में एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन उसी को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। विवाद की शुरुआत हुई है देश की राजधानी से, दिल्ली से, और देश की आर्थिक राजधानी से यानी मुंबई से। दिल्ली में घर के बाहर एक व्यक्ति ने बकरा बांधा तो उसका विरोध हुआ, लाठी डंडे वहां पर चले, हिंदुओं पर हमला किया गया। तो मुंबई की मैत्री सोसाइटी में पिछले साल खुलेआम सोसाइटी में बकरा काटने पर विवाद हुआ तो इस बार पहले से ही तनाव वहां पूरा फैल चुका है। दिल्ली और मुंबई, इन दोनों जगहों के हिंदू और मुसलमान विवाद पर क्या कहना है बाकी शहरों के लोगों का भी इस रिपोर्ट में। यही वो ग्राउंड है जिसको लेकर पूरा विवाद हो रहा है, बिल्डिंग जो है उसको लेकर विवाद हो रहा है। सनातन धर्मों का, जिसमें कि पारसी क्रिश्चियन सब आते हैं, उनका एक्सोडस हो, क्योंकि गंदगी से सब भागते हैं। कटने के बाद जो स्मेल आती है सर, वहाँ पे जो गुजराती भाई बहन हैं वो रह नहीं पाते हैं। जहाँ पर ये स्कूटी खड़ी हुई है, ये जो जगह है, यहाँ पर कल 3 से 4 बकरे लेकर कुछ युवक खड़े हुए थे। उसके बाद वो लोग डंडे, लाठी, तलवार लेके सब लोग आ गए और हमला बोल दिया यहाँ। दिल्ली टू मुंबई, बकरी ईद से पहले बवाल शुरू। बकरी ईद से पहले विवाद, लाठी, डंडे और पुलिस तैनात। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या माया नगरी मुंबई, दोनों जगहों पर बकरी ईद से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। खुले में बकरा काटने पर मनाही, कहीं घर के बाहर जबरदस्ती बकरा बांधने पर बवाल, तो कहीं मजहब दीन का हवाला देकर जानवरों को खुलेआम काटना और फिर स्लॉटरिंग को जायज बताना विवाद की वजह बन रही है। पिछले साल मुंबई की जिस सोसाइटी में पार्क में बकरा काटने पर बवाल हुआ था, इस पर फिर बकरीद से पहले वहां तनाव है। इस बार फिर सोसाइटी के लोग खुलेआम बकरा काटने का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के खजूरी इलाके में घर के बाहर मुस्लिमों ने बकरा बांध दिया और जब मना किया गया तो मुस्लिम भीड़ ने हमला बोल दिया। दरअसल बीती शाम ये जो आप जहाँ पर ये स्कूटी खड़ी हुई है, ये जो जगह है, यहाँ पर कल 3 से 4 बकरे लेकर कुछ युवक खड़े हुए थे। आरोप है कि वो मुस्लिम समाज के थे यहाँ पर। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने ये कहा कि गंदगी कर रहे हैं, आप यहाँ से इनको हटा लीजिए। उसके बाद जो 3-4 मुस्लिम समाज के युवक थे, एक युवक यहाँ पर भी था, उसका ये जो 3 आप घर देख रहे हैं लाइन से, इन लोगों से बहस होने लगी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से बकरों को हटाइए, पूरे में गंदगी हो रही है। सोचिए, देश की राजधानी में यह हाल है कि घर के बाहर बकरा बांधने से मना किया तो पहले भद्दी भद्दी गालियां दी गई और फिर रात को मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया, मारते हुए, और वो चले गए। चले जाने के बाद फिर उन्होंने हमें बुलाया, कह रहे कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, हम लोग नीचे आए। उसके बाद वो लोग डंडे, लाठी, तलवार लेके सब लोग आ गए और हमला बोल दिया यहाँ। मैम, कितने लोग होंगे वो काफी, बहुत मात्रा में काफी लोग थे। रात को बड़ी संख्या में लाठी डंडों से लैस मुस्लिम समुदाय आया और हमला बोल दिया। हमले में एक महिला को गंभीर चोट आई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावरों के अचानक हमले से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई, लेकिन जब गली के बाकी हिंदू जुटे तो हमलावर फरार हो गए। इलाके में पुलिस और आरएएफ की टीमें लगा दी गई हैं। मामले में कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को अरेस्ट भी किया गया है। फिलहाल अगर आप दोनों साइड देखें तो आपको हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट नजर आएगा। ये संवेदनशील इलाका है, क्योंकि ये जो आप जो गली देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से हिंदू बाहुल्य है, लेकिन इस इलाके के पीछे माना जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी अधिक संख्या में रहती है। यही एक वजह है कि पुलिस फिलहाल कोई रिस्क नहीं ले रही है। मुंबई के घाटकोपर की मैत्री सोसाइटी में भी बकरीद से पहले एक बार फिर तनाव फैलता दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार इसी सोसाइटी में बकरा कटाई को लेकर विवाद हुआ था। यही वो ग्राउंड है जिसको लेकर पूरा विवाद हो रहा है, बिल्डिंग जो है उसको लेकर विवाद हो रहा है। भले ही अभी बकरीद में एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो, लेकिन विवाद अभी से शुरू हो गया है। इस बार हमने बहुत पहले से कार्रवाई चालू कर दी। इस बार हमने अप्रैल से काम चालू कर दिया था। हम पहले पुलिस से मिले, सबसे हाई ऑफिशियल से मिले, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भी हम तो कोई एप्लीकेशन का रिकॉर्ड नहीं रखते। हमने उनसे बोला भी एनओसी कहाँ है लास्ट ईयर का परमिशन का, वो बोले हम नहीं रखते हैं रिकॉर्ड्स। दरअसल सोसाइटी में एक पार्क है जो लोगों के घूमने फिरने या फिर बच्चों के खेलने के लिए है, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसी पार्क में बकरे की कुर्बानी करना चाहता है। वो पिछली बार भी यहाँ बकरा काट चुका है। दरअसल मैत्री सोसाइटी और दामोदर पार्क मिलाकर करीब 200 घर हैं, जिसमें से सिर्फ 30-40 घर मुस्लिम समुदाय और बाकी हिंदू, पारसी, ईसाई के हैं। 2024 में भी सोसाइटी में बकरा काटने को लेकर विवाद हुआ था। तब ईद से पहले ही कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन तब कोर्ट ने सोसाइटी में बकरे काटने की परमिशन नहीं दी थी।
फिर भी सोसाइटी में बकरे पुलिस सुरक्षा में काटे गए थे। जब सवाल किया गया तो बताया गया कि उन्हें बीएमसी की परमिशन मिली है। अराउंड 2000 के पास ये सारी चीज़ें जो एनामलीज हैं होनी शुरू हुई, जैसे अनरूली पार्किंग को, आपके स्टिल्ट्स को पार्किंग पॉलिसी ना बनाना ताकि स्टिल्ट जो है उन्हीं के पास रहे जो बकरे दे सकें स्टोर करने के लिए। ये सनातन धर्मों का, जिसमें कि पारसी क्रिश्चियन सब आते हैं, उनका एक्सोडस हो, क्योंकि गंदगी से सब भागते हैं और गंदगी करेंगे तो ही ये निकलेंगे। 1 किलोमीटर के दायरे में आपका स्लॉटर हाउसेस हैं अवेलेबल, आप करवा सकते हैं उनको अवेलेबल, लेकिन आप ये गार्डन जो सब यूज करते हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, और उसके बाद काटने के बाद जो स्मेल आती है सर, वहां पे जो गुजराती भाई बहन हैं वो रह नहीं पाते हैं, वो दरवाजा बंद करके उनको जाना पड़ता है, वो प्रेमाइसेस को 2-3 दिन के लिए छोड़ना पड़ता है। दरअसल सोसाइटी के बाकी लोगों का विरोध इसलिए है क्योंकि इलाके में बाकी मुस्लिम भी इसी पार्क में आकर बकरे काटते हैं, जिससे पूरी सोसाइटी में दुर्गंध फैल जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जिस गार्डन में बकरे काटे जाते हैं वो मैत्री सोसाइटी के लोगों के घूमने टहलने की जगह है। यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड तो 28 बताए जाते हैं एमसीजीएम को, लेकिन 100 से ज्यादा बकरे कटते हैं। आसपास के भी आके कटते हैं, और ये हमारी ओनली सोसाइटी है जिसमें बकरे कट रहे हैं। बाकी दामोदर पार्क में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पर ऐसा गार्डन है या ऐसा कुछ परमिशन किसी को दी जा रही है। सोसाइटी के पार्क या गार्डन में कुर्बानी देने के लिए विवाद तो तब है जब सिर्फ 200 घरों में से सिर्फ 30-40 घर मुस्लिमों के हैं। आपको मैं सारे फुटेजेस और फोटोज दिखाता था कि यहाँ पे जब स्लॉटरिंग होती है तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है सामने का, इसे क्लोज कर दिया जाता है। इसके पीछे बाकायदा पूरा टेंट बनाया जाता है विथ शेड ऊपर का, या ताकि यहाँ से आने जाने वाले को या किसी भी चीज़ों को यहाँ पे कुछ ना दिखे। और शाम के बाद आप यहाँ बोल भी नहीं सकते हो कि यहाँ पे स्लॉटरिंग हुई है। इतना क्लीनलीनेस का ख्याल हम लोग रखते हैं। जबकि सोसाइटी में स्टार्टिंग में मुस्लिमों के सिर्फ 10 से 12 घर ही थे, लेकिन अब मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है तो विवाद खुलेआम जानवर काटने पर पहुंच गया है। पिछली बार तो बीएमसी ने बकरा कटवा दिया था, लेकिन इस बार सोसाइटी के लोग मानने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि सोसाइटी में बकरा नहीं कटेगा। बीएमसी और सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। दिल्ली से शिवम प्रताप सिंह और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बकरीद पर खुलेआम कुर्बानी और गंदगी को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। मांग ये की जाती रही कि कुर्बानी से बाजारों में गंदगी होती है, नालियों में खून से बाकी लोगों को परेशानी होती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक सिविक सोसाइटी में ऐसी लापरवाही से आम लोगों का जीना तक दुर्भर हो जाता है। लेकिन जब ये सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मोहल्लों में हिंदुओं से मुसलमानों से किए गए, तो क्या कहना है वो आपको सुनना चाहिए। दिल्ली और मुंबई में बकरीद से पहले बवाल शुरू हो गया, तो हमने दिल्ली और मुंबई के बीच यूपी और एमपी के हिंदू और मुसलमान मोहल्लों में बात की। महाराष्ट्र के बॉर्डर स्टेट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम बकरे की कुर्बानी पर अड़े हैं। उनका कहना यह कि अगर जगह नहीं मिली तो घर में कुर्बानी देंगे, लेकिन मजहब की बात है तो बकरा काटने के लिए कुछ भी करेंगे। कुर्बानी तो हमारा हक है और उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 40, आर्टिकल 15 हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म के तमाम रीति रिवाज पे चल सकता है। त्यौहार मनाने के लिए हमारे देश में किसी को मना ही नहीं है। हम किसी के त्यौहार को रोकने को मना नहीं करते, तो हमें कैसे मना करेंगे। एक तरफ मुस्लिम बकरा काटने की जिद पर है। जब इस मामले पर हिंदू पक्ष से बात की गई तो उनका कहना यह कि ये सब संस्कारों और संस्कृति का फर्क है। बच्चों के सामने कुर्बानी देकर उनको हत्यारा बनाना चाहते हैं। इसलिए जैसे इको फ्रेंडली होली और इको फ्रेंडली दिवाली हो सकती है, तो इको फ्रेंडली बकरीद क्यों नहीं हो सकती। जब इको फ्रेंडली दिवाली हो सकती है, इको फ्रेंडली होली हो सकती है, गुलाल से होली खेलिए, पानी बचाइए। इको फ्रेंडली दिवाली पर प्रदूषण होता है, फटाके मत फोड़िए, सिर्फ फुलझड़ी जलाइए, दिए जलाइए। तो इको फ्रेंडली गणेश जी मिट्टी के बनाइए और घर में ही विसर्जित कर दीजिए। तो कुर्बानी क्यों? वो अपनी सोच नहीं बदलना चाहते, वो अपनी सोच बदलना नहीं चाहते, तो इसके लिए क्या किया जाएगा भाई? आंदोलन किए जाए, क्या किए जाए आप बताइए ना। अपील है आपकी। हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में मुस्लिम पक्ष बकरा काटने पर अड़ा है, तो हिंदू निर्दोष और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी न देने की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बकरीद की तैयारी है। बकरा काटने को लेकर जब मुसलमानों से सवाल किया गया तो उन्होंने मजहबी रीति रिवाज का हवाला दिया, लेकिन जब गंदगी और बदबू का सवाल किया गया तो मुसलमानों ने सफाई का जिम्मा नगर निगम को दिया। पहले से बनता रहा, उसी तरीके से बनाएंगे, घरों में कुर्बानी करेंगे, पहले से भी करता आए हैं।
कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होगा जिससे प्रशासन को किसी को दुख होगा। ये हमारे धर्म में है नहीं कुछ भी। नालियों में खून ना बहे तो सरकार को एक स्लेटर हाउस की व्यवस्था करनी चाहिए और सरकार जो है इसमें व्यवस्था करे ताकि उस स्लेटर हाउस के अंदर जाकर लोग कुर्बानी दे सकें, क्योंकि हम अपने मजहब को तो छोड़ नहीं सकते। दिल्ली में घर के बाहर बकरा बांधने पर बवाल हुआ तो दिल्ली के करीब मेरठ में मुसलमानों से बकरीद पर कुर्बानी को लेकर बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। अपने त्योहार को हम खुशी से बनाना चाहते हैं, ऐसे दूसरों का त्योहार हुए खुशी से बनावे, हमें उनके त्योहार से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे त्योहार से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। ये गलत बात है, अपने घर में करें, किसी को दिक्कत भी ना हो, हिंदू भाइयों को अपने अच्छी जगह करना चाहिए। बड़े आराम से होता, जैसे प्रशासन कहती है ऐसे होता, मतलब जो प्रशासन कहता है उस हिसाब से उसी हिसाब से होता। 7 तारीख को पूरे देश में बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन कुर्बानी के बाद जो गंदगी, अवशेष और मीट के पीस इधर उधर डाले जाते हैं उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। कई बार बात विवाद तक पहुंचती है। इस पर यूपी की राजधानी लखनऊ के मुसलमानों का क्या कहना है, सुनिए जरा। अगर हमारी कुर्बानी खुलेआम हो रही है, उसमें किसी को कराहियत हो रही है तो क्या जरूरत वहाँ ना किया जाए, कहीं बंद जगह किया जाए जो कि किसी को दिक्कत ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। सांकेतिक कि आटे का बना ले या कुछ वैसा बना ले, नहीं ऐसा कोई नहीं, जिस चीज की है उस चीज की होएगी। हाँ। उस चीज की होएगी और उस चीज की होती रहेगी। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं कि कुछ दिक्कत हो जाती है हिंदुओं को या जैन जो हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम अपने घर में करा रहे। लेकिन जब कुर्बानी पर हिंदुओं से सवाल किया गया तो उनका कहना यह कि अगर कुर्बानी देनी है तो घर के अंदर दें या सांकेतिक दें, जैसे हम लोग आटे से बनाकर या नारियल की देते हैं। फिलहाल यूपी और मध्य प्रदेश में मुस्लिम कुर्बानी को जायज ठहरा रहे हैं और मजहबी रंग देकर उनको बकरा काटना जरूरी भी बता रहे हैं। सवाल ये कि इस बीच पेटा क्या कर रहा है? क्या पेटा को जानवरों की चिंता नहीं? इतनी बड़ी संख्या में मजहब का हवाला देकर बेजुबान जानवरों को काटा जाता है, पेटा को नजर क्यों नहीं आता है? भोपाल से प्रमोद शर्मा, लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और मेरठ से सुमंत कुमार की रिपोर्ट, जी मीडिया। अब कुर्बानी के लिए इस्लाम में क्या नियम बताए गए हैं, ये जानना भी आम लोगों के लिए जरूरी है। कुर्बानी से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानवर या पशु की हालत कैसी होनी चाहिए और कुर्बानी के बाद क्या नियम हैं, ये जानते हैं जरा। जानवर व्यस्क होना चाहिए, घायल, बीमार, कमजोर नहीं होना चाहिए। नमाज के बाद सूर्यास्त से पहले कुर्बानी होती है और जानवर को कुर्बान करने वालों का मुंह करबला होना चाहिए। जानवर कुर्बानी दूसरे जानवर के सामने ना हो, 3 हिस्सों में उसको बांटा जाए और इसके साथ ही साथ परिवार, रिश्तेदार और गरीब को दिया जाता है। ये कुछ बेसिक नियम हैं जो कि कुर्बानी से पहले जिनको कंसिडर किया जाता है। लेकिन बकरीद से पहले दिल्ली और मुंबई में हंगामा जरूर शुरू हुआ, लेकिन योगी के उत्तर प्रदेश में प्रशासन सख्त है और इसी वजह से माहौल शांत है, क्योंकि कुर्बानी और नमाज को लेकर पहले से ही गाइडलाइंस जारी हैं। सरकार की फॉरवर्ड प्लानिंग इतनी कि बकरीद से पहले सिस्टम अपने काम पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले इस विवाद को लेकर मुसलमान क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में बकरीद से पहले अलर्ट, गाइडलाइंस जारी। 6 जिलों में ऐलान, बकरीद पर निगरानी का स्पेशल प्लान। भारत में 7 जून को बकरीद मनाई जाएगी। बकरीद पर मुस्लिम बकरा काटते हैं और बेजुबान जानवर की जान लेकर उसको कुर्बानी कहते हैं। लेकिन बकरीद पर विवाद और तनाव की वजह बनती है कुर्बानी के बाद फैली गंदगी, नालियों से बहता खून और जहां तहां फेंके गए मीट के टुकड़े। इसलिए यूपी में सरकार ने बकरीद पर गाइडलाइंस जारी किया है। 6 जिलों में अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने आगामी बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर रेंज के अफसर के साथ बैठक की। बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियों पर चर्चा की गई। संवेदनशील स्थानों की पहचान और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। ट्रैफिक मैनेजमेंट और धर्म गुरुओं से बातचीत करने पर जोर दिया गया। डीआईजी ने ईदगाहों, पशु बाजारों और मंदिर परिसरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। यूपी में योगी सरकार ने पिछली बार ही बकरीद को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की थी। नमाज से लेकर बकरा कुर्बानी के लिए भी ताज़ा तरीन नियमों का ऐलान किया गया था। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए तमाम जिलों के आला अफसरों को अपने अपने जिलों के संवेदनशील इलाकों की निगरानी और गश्ती के ऑर्डर भी किए गए थे। और सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया था
कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए पहले ही स्थान चिन्हित होना चाहिए। चिन्हित स्थान के अलावा कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। विवादित और सेंसिटिव जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। हर जिले में कुर्बानी के बाद अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। नमाज मस्जिदों में पढ़ें। कानून तोड़कर नमाज पढ़ी तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। कुर्बानी को जो मना कर रहे हैं वो गलत है। कुर्बानी तो होएगी, ना रुकी है ना रुकेगी। ये तो ना रुकी है ना रुकेगी। उन्हें क्या परेशानी है? अच्छा भी कोई परेशानी है तो बताओ कि हमें इस बात से ही परेशानी हो रही। उनका कहना है कि जैसे कुछ लोग सावधानी नहीं बरतते, खुले में कुर्बानी कर देते हैं, खुले में उसके अवशेष छोड़ देते हैं। उनकी गलती, अगर ऐसा करते तो, अगर वे ऐसा करते तो उनकी गलती पर। सरकार की गाइडलाइंस के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कुर्बानी हेल्पलाइन भी जारी किया है। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह स्थित दारुल उलूम फिरंगी महल में हेल्पलाइन की सुविधा मिलेगी, जिस पर मुस्लिम फोन कर कुर्बानी और हज से रिलेटेड जानकारी ले सकेंगे। हेल्पलाइन की सुविधा 29 मई से 10 जून तक रहेगी। देश भर के मुसलमान किसी भी भाषा में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक जारी नंबर्स पर जानकारी ले सकेंगे। हर साल की तरह इस बार भी 8 नंबर जनरेट किए गए हैं, जिन पर कोई भी जानकारी अर्जित कर सकता है। कुर्बानी करने के लिए पहले से स्पॉट्स डिजिग्नेटेड हैं और जाहिर सी बात है इस्लामिक सेंटर की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी, जिसमें लोगों को ये हिदायत दी जाएगी हर साल की तरह इस साल भी कि पब्लिक प्लेस पे ना करें, खुले पे ना करें, गली और सड़क किनारे कुर्बानी ना करें, बल्कि बड़े मदरसों में या जहाँ पर ऑलरेडी पहले से कुर्बानी होती आ रही है सिर्फ वहीं पे कुर्बानी की जाए। यूपी में प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है ताकि बकरीद पर कोई बवाल न हो और न ही तनाव की स्थिति पैदा हो, साथ ही कुर्बानी के बाद गंदगी भी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर जो दिखाने जा रहा वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था की नगरी राम नगरी से है, अयोध्या जी से, जिसे सनातन के रंग में पूरी तरह से रंगने के लिए सीएम योगी ने एक फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक अब वहां परिक्रमा मार्ग में नॉनवेज नहीं बिकेगा। सीएम योगी के इस फैसले पर संत खुश हैं। प्रशासन ने भी नॉनवेज की दुकानों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र रामनगरी में नॉनवेज बैन। श्री रामलला की नगरी अयोध्या को अब पूरी तरह से सनातन के रंग में रंगने की तैयारी चल रही है और इसके लिए सीएम योगी ने एक बड़ा फरमान जारी किया है, जिसके मुताबिक अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी और इसके लिए प्रशासन ने नॉनवेज बेचने वाले दुकानदारों को अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है, जिसमें सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर अब नॉनवेज नहीं बिकेगा। सीएम योगी के इस निर्देश के बाद खाद्य विभाग की टीम भी एक्शन में नजर आई और देर शाम रामपथ में मौजूद दुकानों की जांच की गई। इस दौरान वहां जितनी भी नॉनवेज की दुकानें मिली, उनके मालिकों को 7 दिन के अंदर दुकानें बंद करने का अल्टीमेटम जारी किया गया। साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी गई कि अगर 7 दिन के अंदर मीट की दुकानें बंद नहीं हुई तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। पद का निरीक्षण किया और पंचकोशी का, तो टोटल 22 दुकानें वहां पर जो है संचालित होती हुई पाई गई। उनको हिदायत दी गई है, ये दुकानें जो है 7 दिन का उनको मौखिक निर्देश दिया गया है कि अपने प्रतिष्ठान को वहां से हटा लें, क्योंकि यहाँ पे संचालन नॉनवेज का नहीं होता। इससे पहले इन परिक्रमा मार्गों से नॉनवेज की दुकानें हटाने के लिए सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की जा चुकी थी। वहीं नगर निगम भी मीट और शराब की दुकानें हटाने का प्रस्ताव पारित कर चुका है। अयोध्या की अपना एक पौराणिकता है और उसका एक आध्यात्मिक महत्व है। इसी दृष्टिकोण से हमारी माननीय कार्यकारिणी के पार्षदों ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम रामपथ पर मांस मदिरा की बिक्री को रोक लगाते हैं। सीएम योगी के इस फैसले का अयोध्या के संतों ने भी जोरदार स्वागत किया। अयोध्या जैसे अध्यात्म नगरी और धर्म नगरी, परिक्रमा पथ, धर्मपथ, रामपथ आदि से मीट को बंद करवाना, नॉनवेज को बंद करवाना हर प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। वहीं नॉनवेज बेचने वाले जिन दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया, वो भी सरकार के फैसले से सहमत नजर आए।
हमारा जैसे है कि वो लोग आए थे हमारी दुकान पे लिखने के लिए, तो हमने बता दिया कि जिस दिन आप आदेश देंगे उस दिन से बंद कर देंगे, हम शाकाहारी बेचेंगे। इस बीच 7 जून को मनाई जाने वाली बकरीद को देखते हुए यूपी के सभी थानों में पीस कमेटियों की बैठक भी हुई, जिसमें अधिकारियों ने माहौल खराब करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अयोध्या से प्रवेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करेंगे पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के गठजोड़ की, जिसकी तस्वीर लाहौर की सड़कों पर दिखाई पड़ी और खुलेआम दिखाई पड़ी है। आतंकी संगठन लश्कर की तरफ से एक रैली निकाली गई जिसमें आतंकी जुटे हुए थे, कई पोस्टर लेकर खड़े थे जिसमें हाफिज सईद की पोस्टर थे, तो आसिम मुनीर की तस्वीरें भी थी और इन पोस्टर में भारत के लिए धमकियां लिखी हुई। दुनिया के सामने आई इन तस्वीरों से साफ हो गया कि पाकिस्तान में सेना और आतंकी संगठन एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। मुनीर का आतंकी लश्कर, दुनिया ने देखी पूरी पिक्चर। पाकिस्तान की फिर खुली पोल, दिखा सेना आतंकियों का गठजोड़। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया के सामने भले ही लाख झूठ बोले कि उसकी जमीन पर आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं, वो आतंकवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आतंकी संगठनों से उसके रिश्ते कितने मजबूत हैं और वो किस तरह से आतंकियों के साथ मिलकर काम करता है, इसकी पूरी पिक्चर एक बार फिर पूरी दुनिया ने देख ली। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के गठजोड़ की तस्वीर दिखाई दी लाहौर की सड़कों पर, जहां आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने एक रैली निकाली। इस रैली में आतंकियों की पूरी जमात शामिल हुई, जिसमें भारत विरोधी नारेबाजी हुई। पोस्टरों में भारत के खिलाफ धमकी भरे नारे लिखे गए। लेकिन बड़ी बात यह कि रैली में शामिल आतंकियों के हाथ में जो पोस्टर थे उसमें हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के पोस्टर भी थे, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान में सेना और आतंकी संगठन एक ही है। मुनीर और हाफिज सईद के इन पोस्टर्स में भारत के खिलाफ किस तरह की नारेबाजी लिखी गई, सबसे पहले जरा ये देखिए। इस पोस्टर को देखिए जिसमें हाफिज सईद की तारीफ करते हुए लिखा गया कि वो हमेशा भारत पर भारी पड़े। रैली के दौरान सड़कों पर लगाई गई एलईडी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दी उसमें भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान के सफल होने का दावा किया गया। पाकिस्तान की सड़कों पर जिस तरह से रैली निकाली गई उससे साफ है कि वहां की सरकार और वहां की सेना का आतंकी संगठनों को पूरा समर्थन है। ये रैली लश्कर की सियासी पार्टी PMML यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से निकाली गई। लाहौर में इस रैली को हाई प्रोफाइल तरीके से निकाला गया। इस रैली को तकबीर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जो पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों की सालगिरह यौम तकबीर को मनाने के लिए आयोजित की गई। इस रैली में पाक सेना और लश्कर के संबंधों को दुनिया ने देखा, जिससे पाकिस्तान के आतंकवाद से मुकाबला करने के दावों पर गंभीर सवाल खड़ा हुए, जिस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकियों से पाकिस्तान के गठजोड़ पर फिर उसे FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने की मांग की। There is a clear-cut evidence of Pakistan's involvement. These terrorist groups are prospering over there. They are being trained over there. And their whole task is to destabilize India, to create more Hindu-Muslim riots in India. आतंकियों से कनेक्शन की पहली तस्वीर नहीं, इससे पहले भी जब 6 से 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, तब भी उनके जनाजे में बड़ी तादाद में पाक सेना के अधिकारी शामिल थे, जो आतंकियों के जनाजे को अपने कंधों पर उठा रहे थे। दुनिया भर में पाकिस्तान ये कहता घूम रहा है कि उसका इन आतंकी संगठनों से कोई संबंध नहीं, लेकिन एक के बाद एक दुनिया के सामने आ रही तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकी संगठन एक ही हैं, जिनका काम भी एक है, वह है भारत के खिलाफ काम करना, भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देना, खुलेआम रैलियां निकालना, भारत को धमकियां देना। और इन सब बातों से आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में पाकिस्तान के खोखले दावों की पोल एक बार फिर खुल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों में कितना खौफ है एक बार फिर सामने आया, क्योंकि कल लाहौर में लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी एक साथ जमा हुए। इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा भी रहा हूं। ये सारे आतंकी एक साथ जमा हुए
और इन्हीं आतंकियों में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी था। सैफुल्लाह कसूरी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद नजर आया। इसी में हाफिज का बेटा तलहा शहीद भी था, लेकिन आतंकी आकाओं के चेहरे पर ऑपरेशन सिंदूर का खौफ था। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद, अपने अड्डे तबाह होने के बाद पाकिस्तान में आतंकियों में कैसे खौफ है, इसकी तस्वीरें एक बार फिर नजर आई। आतंकी मसूद हो या लश्कर का सैफुल्लाह कसूरी, बार बार मुंह से मोदी का नाम जप रहे हैं। डर हो भी क्यों ना, आतंक का किला जो मुर्दके में था अब वो खंडहर बन चुका है। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम पहुंच चुके हैं और हाल ये कि हाफिज पाकिस्तान में डर के मारे किसी बिल में छिपा है, लेकिन उसका डिप्टी और उसका बेटा एक रैली में शामिल हुआ। इस रैली में सैफुल्लाह कसूरी था, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। वो पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के सामने दिखा। ऑपरेशन सिंदूर का ही डर कि आतंकिस्तान अभी भी खौफ में है। आतंकी मसूद जो भारत के डर से बिल में छिपा है, उसका एक ऑडियो टेप सामने आया। वो ऑडियो जिसमें वो उसका डर साफ सुनाई दे रहा है और खुद पूरी दुनिया को बता रहा है कि कैसे हिंद की सेना ने उसका और उसके आतंकी कुनबे का बुरा हाल किया। मसूद के इस ऑडियो मैसेज में एक दर्द भी है। मसूद कबूल रहा है कि भारतीय सेना ने उसकी तंजीम और उसके परिवार को मिट्टी में मिला दिया। 6 से 7 मई को भारत ने 9 आतंकी अड्डों पर हमला किया, जिसमें बहावलपुर का उसका हेडक्वार्टर भी शामिल था। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। अपने सामने पूरे कुनबे की मैयत देखने के बाद मसूद अजहर खून के आंसू रोया और खुद के लिए मौत मांगी। लेकिन अब मसूद, हाफिज, सैफुल्लाह जैसे आतंक के आका बहुत दिनों तक बचने नहीं वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की, जिन्होंने चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य से गुरु दीक्षा ली। इस मौके पर जगत गुरु ने गुरु दक्षिणा में ऐसी चीज मांगी, सभी हैरान रह गए। जगत गुरु ने कहा कि मुझे ना रत्न चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, मुझे दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चाहिए। न रत्न चाहिए, न वस्त्र चाहिए, गुरु दक्षिणा में सिर्फ पीओके चाहिए। हमारे देश में गुरु और शिष्य की परंपरा सदियों पुरानी है। इस परंपरा को निभाते हुए शिष्य से गुरु ने जब भी गुरु दक्षिणा में कुछ मांगा तो शिष्य ने बिना विचार किए अपने गुरु को दिया। चाहे श्री राम हो या एकलव्य, जिसने अपने गुरु को दक्षिणा में अपना अंगूठा दिया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी इसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी दीक्षा लेने चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य के पास पहुंचे। यहाँ रामभद्राचार्य ने उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी, जिसे माता सीता ने भगवान हनुमान को दिया था। इसमें उन्होंने मुझसे पत्नी सहित युगल राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा सीता जी ने हनुमान जी को देकर विश्व विजयी बना दिया था। मैंने उन्हें दीक्षा दी। लेकिन जब आर्मी चीफ ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगने को कहा तो उन्होंने ऐसी मांग की कि सभी हैरान हो गए। रामभद्राचार्य ने कहा कि मुझे न रत्न चाहिए, न वस्त्र, मुझे दक्षिणा में सिर्फ पीओके चाहिए। उन्होंने जब दक्षिणा की बात की तो मैंने कहा मैं दक्षिणा मांगता हूँ, पीओके हमें मिल जाना चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाना चाहिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आपको पाक अधिकृत कश्मीर मिलकर रहेगा। इस मुद्दे पर रामभद्राचार्य ने जी न्यूज से बात की और बताया कि 2 साल में पीओके हमारा होगा। अभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, पर 2 वर्ष अंतिम सीमा मैंने बताई। आर्मी चीफ से पीओके की मांग के साथ रामभद्राचार्य ने खुद भी पीओके को पाने के लिए 3 यज्ञ किए। यज्ञ भी किए हनुमान जी के लिए, तालासर में, अयोध्या में और प्रयाग में। एक रामभद्राचार्य को विश्वास है कि बहुत जल्द पीओके हमारा होगा और उनकी आहुतियां बेकार नहीं जाएंगी। बात पाकिस्तान में पीओके को लेकर छाए हुए खौफ की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना का शौर्य देखने वाला पाकिस्तान इन दिनों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर डर के साए में है और उस डर को एक बयान ने और बढ़ा दिया। ये बयान दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि वो दिन दूर नहीं है जब खुद पीओके आकर कहेगा कि पीओके भारत का हिस्सा है।
हिंदुस्तान की हुंकार, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट। पीओके की वापसी तय हिंदुस्तान की रणनीति। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिन में तारे दिखाने के बाद अब भारत का सीधा संदेश है कि पीओके हमारा है और जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान जो कि अवैध रूप से भारत के कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमाकर बैठा है, अब वक्त आ गया है कि उससे ये पीओके छीना जाए और भारत के अभिन्न अंग को अपने साथ फिर से जोड़ा जाए। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ही देश में ये मांग उठाई जा रही है और खुद पीओके के लोग भी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं। इस वजह से वहां कई बार बड़े प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। यही वजह है कि रक्षा मंत्री ने यह बात दोहराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह बता दिया कि भारत अभी बहुत कुछ कर सकता था और जरूरत पड़ने पर करेगा भी। करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। यूपी में मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। और योगी फोर्स के उसी मिशन का नतीजा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर का यह हाशिया, जो उत्तर प्रदेश में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में ढेर हुआ। मारे गए इसके पास से हाशिम गैंग का लिंक भी सामने आया। तारीख 28 मई, जगह हापुड़ यूपी। एक्शन, बदमाशों के साथ मुठभेड़। अंजाम, मारा गया लॉरेंस का शार्प शूटर, जिस पर 20 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिसकी तलाश पुलिस 4 सालों से कर रही थी, जो बार बार खाकी की आंखों में धूल झोंक रहा था। हाशिम गैंग के इशारे पर अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहा था। लेकिन लॉरेंस के इस शार्प शूटर ने बस एक ही गलती कर दी, उसने उस राज्य में कदम रख दिया। और उसके बाद क्या हुआ, यह भी जान लीजिए। यूपी के हापुड़ में लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया गया। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। जी